24,800 का 800 से नीचे आए थे हम लोग बाद में वॉर के वजह से, बेसिकली बॉटम नहीं था, 24,800 से नीचे हम लोग निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वॉर की वजह से 22,300 तक गए। तो वो जो जर्नी थी 22,300 से अभी 24,000 का, यानी 1,700 पॉइंट की तो रैली हमने ऑलरेडी देख ली। और अगर 500 600 पॉइंट 800 पॉइंट हम लोग बढ़ जाते हैं तो हम लोग आगे के जो स्टेटस को में आ जाएंगे, जहां वॉर सिचुएशन नहीं था तभी भी हम लोग उस लेवल पे थे। यानी बहुत सारी रिकवरी ऑलरेडी हमने देख ली। और आप मुझे अगर फॉलो करते हो, और मैं काफ़ी टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि ये बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है इसमें, और 24,500 के बाद आई थिंक यही सेशन में मैं कितनी बार बोला है कि बाय कर लेना, क्योंकि जब भी रैली आएगी ऐसी रैली आएगी कि आपके हाथ में नहीं होंगी, और वही हो रहा है अभी। करेक्ट, कि किसी के हाथ में नहीं है। आज स्टॉक सुबह ही 700-800 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर मार्केट कभी नीचे नहीं आया। अब ये क्या रैली सस्टेन होगी? वेल देखो, लग तो रहा है कि सस्टेन होगी, क्योंकि दोनों पार्टी एग्री है तो चांसेस ज़्यादा है। और हम लोग भी वही मान के चलते हैं कि भाई सस्टेन होगी, क्योंकि स्टेक बहुत बड़े, अभी कोई नहीं चाहता भाई, ऑलरेडी डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो चुका है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स भी धीरे धीरे अभी ओपन हो रहा है, तो वो सब पॉजिटिव है। लेकिन हमें यहाँ से कैसे इन्वेस्ट करना है वो ज़रा थोड़ा देखते हैं कि देखिए, अब ये रैली की वजह से काफ़ी सारे स्टॉक्स ऊपर आए। बाय द वे, आप लोगों में से कितने लोगों ने ये डाउन साइड में इन्वेस्ट किया था? मैं भी आपको काफ़ी टाइम से बोला हूँ, हमारे मेंबर्स को भी बोल रहा हूँ, आपने किया था? देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना रुकने में कि चलो और नीचे आएगा और नीचे आएगा, फिर काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट ही नहीं किया। वो कभी नहीं करना है ना, वो आप कभी भी बॉटम नहीं पकड़ पाओगे। अभी देखिए, ओके को काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, गुड गुड गुड। अभी यहाँ से ना देखो, एक होगा कि बड़ी रैली तो हमने आज काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखी, 5% से 10%, कोई तो 15% भागे। लेकिन यहाँ सब रैली सस्टेनेबल नहीं होगी, सभी सेक्टर में रैली सस्टेनेबल नहीं होगी, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि एक एक मैक्रो इंडिकेटर्स का भी इम्पेक्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक के बाद एक सेक्टर मैं आपको बताऊंगा कि ये रैली जो हुई है उसमें क्या करना है और आगे आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल एक अच्छी खासी रैली हमने एविएशन इंडस्ट्री में देखी कि इंडिगो एयरलाइंस, इंटरग्लोब एविएशन, और वहाँ आप देखो तो ना 8-8, 10-10% भागे हैं। और क्योंकि जेट प्राइस बढ़ चुके थे, वो अभी थोड़ा नीचे आएंगे तो उनको एक थोड़ी सेफ्टी रहेगी। लेकिन और जो आगे जाके जो एयरलाइंस काफ़ी सारे कैंसिल होते थे, वहाँ भी अभी अच्छी खासी कहते हैं ना कि एयरलाइंस चालू होगी तो उसके लिए है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? क्या इसकी अर्निंग्स इंप्रूवमेंट आएगा? तो मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। द रीज़न इज़ सिंपल, क्योंकि ये जो 1.5 महीने में काफ़ी फ्लाइट कैंसिल है, उसका इम्पैक्ट भी बड़ा है। और जेट फ्यूल नीचे आएगा वो सही है, लेकिन ऑलरेडी उसका भी इम्पोर्ट कॉस्ट जो बढ़ गया है 1 महीने का ज़्यादा, तो क्वार्टरली अर्निंग में इम्पैक्ट आता है। दूसरी बात कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ थोड़े पंगे चल रहे, तो उसके वजह से इंटरग्लोब में क्या होता है कि ये रैली जो आई है, देखो हम जस्ट डिस्क्लेमर गाइस, हमारे पास भी इंटरग्लोब था, मेरे मॉडल पोर्टफोलियो में था, लेकिन आई थिंक 8-9 महीने हो गए, उससे पहले ही हमने निकाल दिया था। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो जो बेस्ट टाइम था इंटरग्लोब का, वो अभी पीछे रह चुका है, क्योंकि अब उस तरह के मार्जिन नहीं रहे, प्लस जो जिस तरह से गवर्नमेंट पीछे पड़ी वो भी एक टेंशन वाला काम है। तो एविएशन इंडस्ट्री में ये जो जंप आया है सस्टेनेबल है, होगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा है। देखो मैं ये क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ऑलरेडी रैली आज हमने हर जगह देख ली, करेक्ट, हर एक सेक्टर में, हर एक स्टॉक्स में देखी है। लेकिन यहाँ से कौन से स्टॉक्स और चलेंगे वो देखना है। कभी कभी क्या होता है कि इनिशियल इतने गिर चुके तो बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट आपका नहीं आएगा, आपकी अर्निंग्स बैक नहीं करेगी, तो ये स्टॉक्स नीचे के नीचे रहेंगे। अभी क्या, जैसे मैंने बोला कि अभी जैसे गिफ्ट निफ्टी मैंने देखा कि ऑलरेडी 100-150 पॉइंट अप है, करेक्ट। तो अगर हम लोग 24,100 या 200 के आसपास, तो 600 पॉइंट की मूवमेंट है, उसमें ज़्यादा स्टॉक कितना मूव कर लेगा? 5-6%, फिर वो अटक जाता है। क्यों? क्योंकि अर्निंग विजिबिलिटी आती है कि नहीं, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। तो मेरा यहाँ आपको यही, मैं यहाँ आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि किसमें हम लोग सस्टेनेबल अर्निंग्स देखेंगे, ओके, कहाँ जाके रुक जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एविएशन थोड़ा भागेगा फिर रुक जाएगा। क्लियर? देन जस्ट हैव सी फॉर क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। हम लोग आज पूरा इसमें ही बात करने वाले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
अगर आज आप इन्वेस्ट करोगे तो ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये सस्टेनेबल रैली है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि भाई आगे जाके वापस इसमें भी फंस गए। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एविएशन में ये होगा। अब रही बात ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस में आप काफ़ी इंटरेस्टेड है तो देखो, जो मैं पहले भी बोलता था अभी भी बोल रहा हूँ कि हमेशा दो पहलू से आपको ऑयल कंपनीज देखनी है। एक होते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज यानी जैसे ONGC, रिलायंस, ऑयल इंडिया, जो पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं यानी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते तो कमाती है। तो जब 110 115 था तो अच्छा खासा कमाने मिलता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, एक महीना ही हम लोग थोड़े हाई रहे। अभी हम लोग 91 आ गए और आगे जाके 80 आ सकते हैं। और जो मैं पहले भी आपको बोल रहा हूँ कि मुझे तो यहाँ ऑयल प्राइस 60-70 आएंगे, क्योंकि ईरान का भी ऑयल आगे जाके आएगा और वेनेजुएला का भी ऑयल आएगा। तो दो ईरान जो वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व है, वन ऑफ द ओके 3rd या 4th नंबर आता है, उसका ऑयल आएगा, वेनेजुएला का ऑयल आएगा, ओवर सप्लाई हो जाएगी तो ऑयल अच्छा खासा नीचे आएगा ईयर एंड में। तो इसलिए आज OMC में आप देखो कि अच्छी खासी तेज़ी देखी, ठीक है। तो आज और ONGC, रिलायंस और उस सब का जो कैप आ गया वापस, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी की बात या ऑयल इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो अभी उनके लिए प्रॉब्लम है। तो ये दोनों तरफ है। तो आप लोगों को ऑयल कंपनीज में खेलना है तो एंट्री एग्जिट बहुत सही होनी चाहिए। अभी अगर तो आप बोलोगे तपन ऑयल अगर 80 या 70 जाएगा, देखो पूरे साल तो अभी ऐसा लग रहा है कि 80-85 तक रहेगा, कुछ 6 महीने 4-6 महीने तक। बाद में जैसे जैसे सप्लाई बढ़ता है तो वो 70 जा सकते हैं, प्रोवाइडेड वॉर ख़त्म होती है। वो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ से वापस एस्केलेशन नहीं होगा। अभी मैं वो पहलू में नहीं जाना चाहता कि भाई ट्रम्प क्या बोलेगा, ईरान क्या बोलेगा, वो हमारा काम नहीं है। देखो हमारे कंट्रोल में ये सब है ही नहीं। हम सुबह उठते तब पता चलता। सच बोलो, ये कल 4:30 बजे न्यूज़ आई, आज सुबह में उठा 6 बजे, 6:30 में देखा और मैंने ट्वीट भी किया तो तब मुझे पता चला। तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में यही है कि आपको स्टॉक और अपने सेक्टर को किस तरह से स्ट्रेटेजी वाइज इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वहीं पैसे बनते हैं। मेरा भी वही काम है, मेरा काम भी वही है कि जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज होते हैं उसमें क्या देखना है, क्या इन्वेस्ट करवाना है, किस में निकालना है, क्या करना है, वही देखना है। काफ़ी लोग मुझे पहले बोलते हैं कि कितने मुझे क्वेरीज आई कि सर ये मार्केट गिरा है तो कोई शफलिंग करना है, मैं ना बोला। द रीज़न इज़ सिंपल, क्योंकि ये जब भी बढ़ते हैं ना तो आप जो शफलिंग की भी बात करो वो भी 10-1% बढ़ जाते हैं। कब करना है शफलिंग, शफलिंग कब करना है? अच्छे स्टॉक्स हो तो, जैसे अच्छे स्टॉक हो, जब खराब स्टॉक है तो नीचे के लेवल पे निकाल के अच्छे स्टॉक में जाएं। लेकिन जब अच्छे स्टॉक हो तो आपको तब देखना है कि जब पूरा मार्केट स्टेबल हो गया, अब देखो कहाँ अपॉर्चुनिटी है। इनिशियली क्या होता है, सब भागते हैं, गधे घोड़े सब भागते हैं, तो वही आज हो रहा था, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। अभी क्या होगा, 300-400 पॉइंट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर देखना, फिर अर्निंग का ही इम्पोर्टेंस रहेगा। और अर्निंग थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है ना, क्योंकि ये जो 1 महीना मार्च महीने का इम्पैक्ट हम लोग क्वार्टरली अर्निंग्स में देखेंगे, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर में नहीं, कुछ में नहीं देखेंगे, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो ऑयल कंपनीज में गाइस OMC विल डू वेल, लेकिन इन सब का एक लेवल होता है, आपको समझना पड़ता है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं कि ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपाउंडिंग रिटर्न्स दे देते हैं, नहीं, एक जाके लेवल पे ना गवर्नमेंट इंटरवेंट करती है। लेकिन हाँ, अभी सिचुएशन ये हो गई कि OMC में फ़ायदा है, ऑयल एक्सप्लोरेशन में नहीं है। तो आप बोलोगे ONGC में रहना चाहिए। रिलायंस तो अलग ब्रीड है, क्योंकि रिलायंस में बहुत सारी, रिलायंस जियो भी रिटेल है तो वो अलग ही ट्रीट करो। लेकिन ऑयल इंडिया ONGC के लिए अभी प्रॉब्लम हो गया और OMC के लिए अच्छा हो गया, ठीक है। तो उस तरह से आप देखें आज RBI की भी पॉलिसी आई। RBI की पॉलिसी में कुछ स्टेटस को हुआ, लेकिन उन्होंने ग्रोथ रेट अपना जो आई थिंक 7.6 था उसको घटा के 6.9 कर दिया 2027 यानी इस साल का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से 0.7% डाउन कर दिया है। इवन इन्फ्लेशन भी आई थिंक उन्होंने 4.3 कर दिया है। नॉर्मली जो RBI का जो कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन का जो रेंज होता है वो 2 से 4% के बीच में होता है, तो उससे ऊपर इन्फ्लेशन जा रहा है क्योंकि ऑयल प्राइजेस के वजह से और ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इन सब के वजह से ना इंटरेस्ट रेट कट तो नहीं होगा, अभी भूल जाओ, इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ाने की बात होगी। 1-2 महीने में हमें पता चलेगा सही में बढ़ाएंगे कि नहीं। अगर ये वॉर
सही में ख़त्म हो गई है तो अपने लिए थोड़ा कंफर्ट जोन है। लेकिन जिस तरह से बैंक्स के रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट नहीं बेसिकली बिजनेस अपडेट्स आए, बहुत ही अच्छे आए, खास करके पीएसयू बैंक्स के और प्राइवेट बैंक्स के इस बार के अच्छे आए। दैट शोज़ कि हम लोग रिकवर कर रहे हैं। दैट शोज़ कि ये साला वॉर नहीं आता ना, ये अगर वॉर नहीं होती ना मार्च में, हम लोग बहुत अच्छी रिकवरी। आप देखो कि एफएमसीजी कंपनीज़ में भी अच्छी खासी रिकवरी आई है। ये वॉर की वजह से हम लोग अटक गए, ये बहुत टाइम के बाद इस। और मैं ये आई थिंक आप लोग मुझे फॉलो करते हो, मैं पहले भी बोलता कि Q4 विल बी अ गुड वन, और हो ही रहा था तब जाके ये आ गया। लेकिन जितने भी बिजनेस अपडेट आए, इवन एफएमसीजी में भी देखो तो एक तरह से अपडेट्स, जो गोदरेज कंज्यूमर का ले लो, ट्रेंड का ले लो, एवेन्यू सुपरमार्केट, रिटेल कंपनीज के भी अच्छा है कंपेरेटिवली। दैट शोज के पिकअप हो रहा है। लेकिन ये वॉर की वजह से भी थोड़ा कहता है कि 1-2 महीने का इशू होगा, लेकिन वो स्टेबल हो जाएगा। तो बैंक्स के अपडेट्स तो अच्छा है, बस हमें वो देखना है कि क्या एनपीए वो सब तो बढ़ नहीं रहा है ना, प्रॉफिटेबिलिटी में क्या इम्पैक्ट है। तो फाइनेंशियल्स तो मैं बोल ही रहा हूँ कि अब फाइनेंशियल्स की बात करें तो हाँ, फाइनेंशियल्स ऐसा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप रखो, ठीक है। फाइनेंशियल्स, बैंक्स और एनबीएफसी का भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोरो बैंक से करते हैं, इंस्टीट्यूशन से करते हैं और सामने वो देते हैं। तो जब वो बैंक और इंस्टीट्यूशन से बोरो करते हैं और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो उनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ जाता है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा नीचे आता है। तो उसमें आई थिंक लेकिन सेफ़ है, जो मैंने पहले भी बोला था, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सेफ़ है कंपेरेटिवली। बट एनबीएफसी ऑल्सो यू कैन बैट, नॉट अ प्रॉब्लम। ये दोनों बैंक्स और एनबीएफसी, ये मार्केट ऊपर आया है तो भी आप इकट्ठा कर सकते हो, आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। स्टेबल रिटर्न देगा, थोड़ा फास्ट रिटर्न नहीं, पहले जितना फास्ट रिटर्न नहीं देखा एनबीएफसी जिन्हें दिया। एनबीएफसी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन हाँ स्टेबल इनकम यहाँ से एक्सपेक्ट करो, क्योंकि बिजनेस अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं। डर ये था कि ये जो मार्च का जो वॉर का सिचुएशन की वजह से क्या एनपीए बढ़ने वाले थे, वो एक टेंशन हमें रहती थी कि भाई एनपीए अगर बढ़ता है तो बैंक्स के रिजल्ट में प्रॉब्लम है। अब वो एनपीएस के फिगर नहीं आते बिजनेस अपडेट्स में। बिजनेस अपडेट्स में नॉर्मली क्रेडिट ग्रोथ और वो सब आता है, एनपीएस आपको रिजल्ट के टाइम पता चलेगा। सो वो ठीक आए, वो अच्छा है, तो वहाँ मैं ओके हूँ। आईटी के अभी रिजल्ट्स आएंगे, आईटी के तो अभी आना चालू हो जाएंगे रिजल्ट्स। आईटी में ऑनेस्टली ना, मैं आप लोगों को पता है मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, तो भी देख लो क्या गाइडेंस आता है, क्या है। स्टॉक काफ़ी नीचे। आपने एक चीज़ देखी कि आईटी जब मार्केट गिर रहा था तब स्टेबल हो रहा था, एज ए डिफेंसिव की तरह उसको यूज़ कर रहे थे। और आज जब मार्केट में सभी सेक्टर 5-5, 6-6, 7-7% बढ़े हैं स्टॉक्स, आईटी नीचे जा रहा है। नीचे नहीं गया लेकिन बढ़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिफेंसिव से अभी लोगों को लगा कि चलो वॉर ख़त्म हो गई तो चलो अभी प्रॉपर स्टॉक्स में जाते हैं जहाँ ग्रोथ है। अभी आईटी में पता नहीं चला कि ग्रोथ होगी कि नहीं, एआई की वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, मार्जिन कॉम्प्रेशन कितना आएगा, और इसलिए वो वापस आज सफल हो रहा है। एंड दैट शोज़ कि सेक्टर फ्रजाइल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लोग आके बोलते हैं, आई डोंट बोरो दैट कॉन्सेप्ट के आधा वैल्यूएशन हो गया यानी वो भागेगा ही भागेगा, क्योंकि ग्रोथ आना चाहिए। मुझे 2-4-6% के गाइडेंस पे अगर कोई कंपनी आती है, यानी गाइडेंस यानी वो बोलते कि 4% से 6% से हमारा सेल्स बढ़ेगा, तो ऐसे स्टॉक में जाना ही क्यों है, जब आपको इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल पे हमें मिल रहे हैं। कितने अच्छे लेवल पे मिल रहे थे, करेक्ट, और है भी, अभी भी थोड़े बड़े हैं लेकिन मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं इतना फोकस। तो इस बार भी आईटी के रिजल्ट म्यूटेड आएंगे, कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है मुझे। अभी कुछ दिन पहले कोफोर्ज में भी 10,000 लोगों को निकाला। सो बहुत सारी चीज़ें जो आईटी के खिलाफ जा रही है। एंड आगे जाके भी आई एम नॉट टू मच पुलिश अबाउट दिस के भाई ये क्या होगा, ठीक है। तो उसमें आईटी में आई एम नॉट। अभी और एक सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो ऑटो, अच्छा एक रियल एस्टेट की बात करते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर जो काफ़ी टाइम से गिरा हुआ है, करेक्ट।
और बहुत अच्छा खासा आज हमने ज़बरदस्त रियल एस्टेट में रैली देखी। क्यों रियल एस्टेट में रैली इसलिए भी देखी क्योंकि एट द एंड एक तो कॉन्फिडेंस के भाई क्या होता है कि ये सब रियल एस्टेट कंपनीज में एनआरआई के बहुत पैसे लगते हैं, मिडल ईस्ट से एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं वॉर रुकती है तो थोड़ा वहाँ कंफर्ट आता है। प्लस एट द एंड ऑफ द डे जो डिमांड नीचे जाती है, अगर कोई भी जीडीपी में डिस्टर्बेंस होता है, ज़्यादा वॉर खींचता तो रियल एस्टेट की भी डिमांड नीचे जाती है और बिजनेस इम्पैक्ट होते हैं तो भी इम्पैक्ट होता है। सो रियल एस्टेट और ऊपर से वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल हो गए हैं। यानी आप देखो तो लोढ़ा 40% डाउन है, डीएलएफ 50% डाउन है अपने टॉप से। दैट शोज के काफ़ी इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी, यानी कितने एक स्टॉक को किस सेक्टर को कितना नीचे गिरा होगा, वही बात है। इसलिए आपने देखो ये सभी 7-8-9% बढ़े हैं। सो रियल एस्टेट अगर ये चीज़ें थम जाती है वॉर और इंटरेस्ट रेट चलो बढ़ाया देखो दो चीज़ें, अगर ये वॉर सही में ख़त्म हो रही तो शायद जो आरबीआई 1-2 महीने में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की सोचा तो वो शायद 6 महीने में बढ़ाए, डिले कर सकते हैं क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है तो बहुत सारी इफेक्ट बढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यू पिकिंग आज हमने रियल एस्टेट में देखी, और रियल एस्टेट अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो इट विल डू वेल नो डाउट। वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल लेवल है, हमारे भी काफ़ी सारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी रियल एस्टेट है। और मैं भी सरप्राइज था कि काफ़ी टाइम से ये नहीं चले। रीज़न यही है कि नो थोड़ी ये वॉर सिचुएशन थी और समहाउ डिमांड विजिबल नहीं थी। लेकिन अगर ये अर्निंग्स जैसे बिजनेस अपडेट्स ठीक ठाक होंगे, अर्निंग्स ठीक ठाक होगी, लोगों के पास वैसे होंगे तो रियल एस्टेट भी बढ़ेगा। और वैल्यूएशन उस तरह से नहीं है तो वो एक फ़ायदा है। बाय द वे आप लोगों को भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में देखना है तो गाइज मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा लिंक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर सके। 400 रुपीज़ प्लस जीएसटी से स्टार्ट होता है, सो दैट विल नो। और वो स्मॉल केस है तो क्या है कि एट द एंड डीमेट अकाउंट भी लिंक हो जाता है। सो रियल एस्टेट यस आई एम क्वाइट पॉजिटिव, और अच्छे वैल्यूएशन में तो वो आप ज़रूर देख सकते हो। बाकी कैपिटल गुड्स कंपनीज़ की बात करें, आपने देखा आज एल में कितना अच्छा जंप आया ना, 7-8%। हाउ मैनी हैव एल इन देयर पोर्टफोलियो, देन जस्ट टाइप एल इन द चैट बॉक्स। ओके, उसमें अगर आप देखेंगे तो नो अच्छा खासा जंप है। और क्यों जंप आया, सिंपल है कि मिडल ईस्ट में वॉर ख़त्म होती है तो कहीं ना कहीं फिर आगे जाके डेवलपमेंट होता है, तो 35% उनका पोर्टफोलियो वहीं है। सो काफ़ी लोग के पास एल है, करेक्ट। तो क्योंकि कहीं ना कहीं रीडेवलपमेंट तो आएगा, थोड़ा वो होगा कि कहते हैं ना कि डिले होता है प्रोजेक्ट देने में, और नो अभी वापस उसको बिल्डअप करना है तो वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस रहता है, लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म होता है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एल इज़ अ गुड स्टॉक, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अगर आप 3 साल 4 साल का देख रहे हो तो, एंड दैट इज़ डन वेल ओवरऑल। एक आध क्वार्टर के लिए थोड़ा इशू रहेगा, हमें देखना पड़ेगा उसका पीएनएल कैसे इम्पेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन दैट इज़ ऑल्सो अ स्टॉक जो आप देख सकते हो। ऑफकोर्स रिकमेंडेशन नहीं है, खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। और बाकी सब कैपिटल गुड्स भी नो अच्छे, जो क्योंकि कैपिटल गुड्स में नॉर्मली ठीक है एल कैसा है, बाकी सब है ना डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टॉक्स है और फोकस डोमेस्टिक नो इकोनॉमी पे होते हैं। तो ऐसे जो भी फोकस डोमेस्टिक इकोनॉमी पे तो उनको उनमें उतनी तकलीफ़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो और उसके वजह से आई थिंक कैपिटल गुड्स में भी आज हमने एक अच्छी खासी नो कह सकते हैं कि रिकवरी देखी है। ठीक है, तो यस कैपिटल गुड्स, और उसमें मैं ये एबीबी ले सकता हूँ, हिटाची एनर्जी एंड ऑल दैट नो, वो भी अगर आप देखो तो नो अभी थोड़े एक्चुअली ऑनेस्टली वो इतना नीचे नहीं है, लेकिन पावर सेक्टर पूरा जो जिस तरह की डिमांड रहेगी आई थिंक उसमें आप अच्छी खासी नो तेज़ी देख सकते हो। आज एक स्पेशल जो मैंने वीडियो भी निकाला था कि अदानी के बारे में बात करूँगा। अदानी देखो अदानी के स्टॉक्स कैसे भागे, तो ज़बरदस्त भागे। क्यों? क्योंकि उनका जो कोर्ट केस चल रहा था यूएस में, और वो एक्चुअली एसईसी जैसे हमारे वहाँ सेबी है वहाँ एसईसी है, वो उसका केस ही नहीं ले रहे थे, 2024 से लटका। अभी उन्होंने बोला है कि चलो
हम लोग आपका केस देखते हैं, और वो केस में अदानी ने अपील की है कि वो पूरा केस खारिज किया जाए, यानी पूरे जो भी एलिगेशन निकाल दिए जाए। उनमें मेन चीज़ वो है कि कहीं ना कहीं जो बॉन्ड्स पे बातें चले वो तो पूरा रीपेमेंट ही हो गया। $75 मिलियन के जो बॉन्ड्स थे वो तो पूरा रीपेमेंट ही हो गया है। प्लस ना उनकी ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, यानी इंडिया में ही सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, करेक्ट। तो वैसे सब उनके पास पॉइंट्स है जिसके वजह से वो कह रहे हैं कि भाई इस केस को डिसमिस किया जाए। अगर वो होता है तो अदानी के लिए बहुत ही पॉजिटिव, और वो चांसेस ज़्यादा है कि हो ही जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पास में भी ऐसा हुआ है। वो आपने देखा ही था कि किस तरह से पहले जो कौन सी रिसर्च कंपनी कौन सी थी, हिंडलबर्ग, हाँ हिंडलबर्ग कैसे बंद हो गई उसके बाद। तो यार है, पावर तो है यार, तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है वहाँ ज़्यादा। ऑफकोर्स गौतम अदानी और सागर अदानी, उनका जो नेफ्यू, उस पर केस है, लेकिन वो डिसमिस हो जाएगा। तो उसमें उसके वजह से अगर आप यहाँ देखें तो एक अच्छी खासी आपने देखा कि आज तेज़ी देखी सभी अदानी स्टॉक्स में, बहुत ही अच्छी तरह से भागे। आई थिंक अदानी ग्रीन तो 11-12% एंड ऑल दैट। लेकिन 2-3 साल में चेंज क्या हुआ है, अदानी पोर्ट भी अच्छा भागा है। 2-3 साल में चेंज ये हुआ है कि अदानी की हम लोग बात करें ना तो उनकी बैलेंस शीट, काफ़ी सारी कंपनीज की बैलेंस शीट अभी काफ़ी स्टेबल हो गई है उनकी, ओके। और जो पहले इश्यूज़ रहते थे ना कि डेट बहुत बड़ा है एंड ऑल दैट, वो नहीं है, और परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो उस वजह से आई एम जैसा डिस्क्लेमर, हमारे कुछ मॉडल पोर्टफोलियो में अदानी के स्टॉक्स है। और मैं तो देखो, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ तो मुझे पता है वो कहीं ना कहीं हो जाता है, यानी सेटल करना हो या कुछ भी करना हो, पहुँच ही इतनी बड़ी है। तो उसके वजह से, और प्लस एग्जीक्यूशन भी बहुत ही अच्छा है। सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन अदानी ग्रुप। और अदानी ग्रुप में बहुत सारे यार, आपको अदानी पोर्ट है, फिर अदानी पावर है, अदानी ग्रीन है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है, ACC, अंबुजा, सभी उनकी ही है। तो ज़रूर उस पर नज़र रखिएगा। ये ग्रुप आगे जाके और बड़ा होगा अगर ये केस भी डिसमिस हो गया और जिस तरह से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और प्लस डेट रिपेमेंट एंड ऑल दैट इज़ डूइंग ऑल्सो हैपनिंग गुड। और कहीं ना कहीं चीज़ें अभी ठीक ठाक हो रही है। ऑफकोर्स बहुत कहते हैं ना कि पास में उनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, लेकिन अभी थोड़ा लग रहा है कि उस तरह से हिस्ट्री अच्छी जा रही है। तो पावर सेगमेंट में इनका अच्छा खासा रोल है ना। देखो मैंने जैसे बोला, खाड़वा पूरा सिटी उन लोगों ने सोलर पैनल से डाल दिया है, और वो अदानी ग्रीन का है। अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ट्रांसमिशन करती है, अदानी पावर थर्मल पावर प्रोड्यूस करती है। तो पावर सेक्टर बढ़ता है तो इन सब कंपनीज को भी आगे जाके अच्छा फ़ायदा होगा। तो वो ज़रूर देखिए आप, वो ज़रा ध्यान में रखना है। केमिकल सेक्टर लेते हैं। केमिकल सेक्टर क्रूड प्राइस नीचे आता है तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो डिमांड आएगी। अभी क्या हुआ कि आज के टाइम पे सभी केमिकल स्टॉक्स भागे हैं, लेकिन क्या ये डिमांड सस्टेनेबल होगी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको केमिकल में देखना है। मुझे पूछो तो मुझे अभी भी लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर और लगेंगे। तो ये स्टॉक्स अगर ऊपर आते हैं तो आपको देखना है कि उसमें करना क्या है। और दूसरा क्या हुआ था कि ये जो गैस का इशू के वजह से यूरिया और कुछ हीलियम और ऐसे सब गैस नहीं मिले थे, तो फर्टिलाइज़र में भी, एग्रोकेमिकल में भी प्रॉब्लम हुआ है। तो वहाँ भी एक इशू है। हाउ मैनी ऑफ यू हैव केमिकल स्टॉक? कौन से केमिकल है, ज़रा टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स। तो ये सब केमिकल स्टॉक्स में भी थोड़ा ध्यान रखिए। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि दैट इज़ माई है कि अगर ऊपर आता है ना, आपको थोड़ा शिफ्ट करके कोई और सेक्टर में जाना है तो भी देखिए आप, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा लंबा चलेगा। 1-2 क्वार्टर और लगेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको केमिकल स्टॉक्स में, क्योंकि अभी भी सिचुएशन इतनी सुधरी नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। So still I am not too much aggressive on chemical stocks.
ओके हाँ, तो ये तनुज, सुदीप, मिलिंद, जो भी नाम लिखे हैं, तो थोड़ा थोड़ा देख के ज़रा। ओके, अभी रखो, लॉन्ग टर्म में तो टेंशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो मत करना। ऑफकोर्स हम लोग तो यहाँ लॉन्ग टर्म ही बोलते हैं। दूसरा दो एक जो जैसे मैंने पावर सेक्टर बोला, वैसे दूसरा सेक्टर जो अच्छा करेगा वो तो पता ही है आपको, डिफेंस सेक्टर, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप धीरे धीरे पोजीशन बना सकते हो डिफेंस सेक्टर में। दैट इज़ फॉर नेक्स्ट 10 years, 15 years, 5 years। ये सेक्टर बहुत ही अच्छा चलेगा, बहुत ही अच्छा चलेगा। और इसमें जो नामी कंपनीज़ हैं, आप लोगों को पता है, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ थोड़ा थोड़ा कर गए, या तो आप ETF भी कर सकते हो, मोतीलाल ओसवाल का ETF है। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाना है, ऑफकोर्स हमने भी, जो हमारे क्लाइंट्स आज मेंबर्स जो ऑलरेडी है उनको पता है, हमने मॉडल पोर्टफोलियो में दिए हुए, उसमें भी आप इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा है। लेकिन यस, डिफेंस इज़ द स्टॉक जहाँ इज़ द सेक्टर वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट। आप देखो उनका, हमारा जो इस टाइम का जो एक्सपोर्ट है 38,000 करोड़ पहुँच गया। अभी राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया था, प्लान था कि 2029 में हम लोग 50,000 करोड़ करेंगे, शायद नेक्स्ट ईयर ही हम लोग 50,000 करोड़ कर देंगे। इतनी डिमांड है अभी मिडल ईस्ट। अभी देखो ये वॉर ख़त्म हो गई, पूरा मिडल ईस्ट लग जाएगा डिफेंस इक्विपमेंट्स बाई करने में। वो मैन्युफैक्चर तो कर नहीं सकता है मिडल ईस्ट में। ये ईरान ने चलो अभी एग्रीमेंट कर दिया, सीज फायर कर दिया, क्या पता आगे जाके मिसाइल छोड़ दे, तो पूरा मिडल ईस्ट लगेगा, अफ्रीकन कंट्रीज। और पूरी दुनिया में एक चीज़ तो पता चल गई कि नो वन इज़ सेफ हियर, नो कंट्री इज़ सेफ। ट्रम्प ने इतना, कहते हैं ना, फैला दिया है डर। जिस तरह से वो बात करता है कि अभी ईरान खत्म होगा, अब मैं क्यूबा ले लूँगा, वेनेजुएला तो ऐसे उसने उठा लिया, ग्रीनलैंड ले लूँगा। अब बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं कि क्यूबा इज़ द नेक्स्ट टर्न। तो जब ऐसे वर्ल्ड के सबसे बड़ी इकोनॉमी इस तरह से बात करें, सबको लगेगा ना, अरे भाई ये क्या है। वेनेजुएला का तो देखो कैसे प्रेसिडेंट को उठा लिया, और ये बंदा ग्रीडी है, ग्रीडी है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में डिफेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी उसमें क्या होता है कि ग्रेड होते हैं। अगर आप यूएस सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, लेकिन लोग सभी यूएस के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके एक एक इक्विपमेंट्स ही बहुत महंगे हैं, बहुत ही महंगे। तो वहाँ इंडिया अच्छा काम करेगा। नो, अच्छी क्वालिटी के लोअर लेवल पे भी हम लोग बेच सकते हैं, तो इंडिया का डिमांड बहुत डिफेंस में बढ़ेगा। तो वो, क्योंकि अभी भी ब्रह्मोस मिसाइलें जो अपनी, हमारे रेडार सिस्टम जो BEL और वो सब बनाते, बहुत ही अच्छा किया है सिंदूर ऑपरेशन के टाइम। सो इसलिए ये थोड़ा आप ध्यान में रखिए आप। और डिफेंस में तो करना ही करना है, ठीक है। दूसरा एक सेक्टर है जो इनिशियली अभी बहुत भागा है, वो है पेंट इंडस्ट्री। पेंट इंडस्ट्री में गाइस देखो, क्योंकि क्रूड एक मेन कंपोनेंट है आपका, अब वो अगर नीचे आता है, जैसे अभी 92 आ गया, दैट मीन्स आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे आएगा, तो प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन होंगे। प्रॉब्लम पेंट में अलग है। देखो ऑयल कितनी बार 120 140 पास में भी किया है, तब एशियन पेंट्स ने अच्छा किया है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी है कंपटीशन। जब से बिरला ओपस ने एंट्री मारी है, जब से JSW पेंट्स ने एंट्री मारी है, तब से इनके, कहते हैं ना कि मार्जिन को बहुत बड़ा इशू आया है। पीछे 2 साल 3 साल से उनके मार्जिन ऑलमोस्ट 15 से 20% से गिर चुके हैं। ओके, क्यों? क्योंकि आपको ये जो कंपनीज आई है ना, उनको प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहे, वो मार्केट शेयर के पीछे भाग रहे हैं, और उसके वजह से वो डिस्काउंटिंग करते जा रहे हैं। अब बिरला जो है, बिरला के लिए बिरला ओपस इज जस्ट वन सेगमेंट। वो तो उसकी बहुत सारी कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट है, ये ABB, कितनी सारी ना, हिंडाल्को, वहाँ से कमा लेता है वो। लेकिन यहाँ मार्केट शेयर, वो जैसे ये रिलायंस जियो ने कैसे किया वैसे ही। तो ऐसे में आप इनसे फाइट नहीं कर सकते, फिर एशियन पेंट्स को भी अपने प्राइस नीचे रखने पड़ते हैं, करेक्ट। तो मार्जिन इम्पैक्ट आता है, और एशियन पेंट्स का तो मैक्सिमम मार्केट शेयर है, तो उसका ही मैक्सिमम मार्केट शेयर लूज़ होता है इन सब कंपनीज़ के सामने। सो यहाँ डिफ़िकल्ट है। तो एशियन पेंट इंडस्ट्री, मुझे पूछो तो मैं पूरा नेगेटिव हूँ। हमारे कोई भी
मॉडल पोर्टफोलियो में हमने कभी भी पेंट इंडस्ट्री नहीं लिया, शायद एक आध लिया होगा तो भी हमने सेल बोल दिया होगा कुछ साल पहले। अदरवाइज़ मुझे याद नहीं कि पिछले 3 साल में मैंने कोई पेंट इंडस्ट्री ली हो। मैं यहाँ बोलूँगा कि अगर ये ऊपर आता है ना तो आप चेंज कर लो। दिस इज़ माई व्यू, इट्स योर चॉइस। आप खुद का रिसर्च करके करना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पेंट इंडस्ट्री इज़ नॉट अ कंपाउंडिंग मशीन नाउ, इट्स नॉट अ कंपाउंडिंग मशीन। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब बात करते हैं, यस, टायर की बात करें। टायर इंडस्ट्री में भी अगर आप देखो तो ऑयल का मैक्सिमम यूज़ होता है, रॉ मटेरियल। क्योंकि ऑयल नीचे आता है तो टायर अच्छा कर रहा है, टायर अच्छा करेगा कंपेयर टू पेंट इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल्स अच्छे कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स भी देखो बहुत अच्छी सेल्स हो रही है। अगर ऑटोमोबाइल्स 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, passenger vehicle, commercial vehicle will do well, then why tire industry will not do well? They will do well. So because automobiles are doing well, whole auto ancillary companies including tire will do well. तो टायर नीचे आता है तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो, आई थिंक आगे जाके ये सस्टेनेबल है। जो हम लोग देख रहे हैं जिस तरह की हमने, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, C8 में नहीं लेकिन JK टायर ले लो, अपोलो टायर, बहुत सारे में बहुत अच्छी खासी चीज़ें देखी। वो तो एट अ लोअर लेवल, यस दे आर अपॉर्चुनिटी, और आगे जाके भी अच्छा करेंगे क्योंकि ऑयल प्राइसेस लग रहा है 60-70 तो जाएंगे, तो वहाँ पेंट जैसी डिस्काउंटिंग के इशू नहीं है। सो टायर विल डू वेल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल कल ही मैंने वीडियो बनाया था। ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देते जा रहा है कितने सालों से। यही सब M&M ले लो, मारुति ले लो, TVS, हीरो होंडा, बजाज, नो आई थिंक हीरो होंडा बजाज ने नहीं दिया है लेकिन TVS ने दिया है। लेकिन दे आर द स्टॉक्स नो विच यू हैव टू बाय एट अ लोअर लेवल। ओके, क्योंकि जो है कंपनीज वही रहेगी, सडनली कोई नई कंपनी नहीं आने वाली है। और दूसरा, डिमांड बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। और क्योंकि ये वॉर लास्ट 1.5 महीने तक ही रहा है, एज्यूम कर रहा हूँ कि ख़त्म हो रहा है, 1.5 महीने तक ही है, तो उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होगा। ऑयल प्राइजेस से इम्पैक्ट था कि ऑयल प्राइजेस ऊपर रहेंगे, तो लेकिन ऑयल प्राइजेस ही अगर नीचे आता है सो आई थिंक दैट विल बी बेनिफिटेड। तो यस, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस विल डू वेल। सो ओवरऑल ऑटोमोबाइल्स तो बढ़िया है यार, बढ़िया है। आप देखो SUV कितनी बिकती है, अच्छी खासी बिकती है हर जगह। तो दिस इज़ द प्लेस, आई थिंक दिस विल डू वेल ओवर। तो ऑटो एंसिलरी इज़ अ सेक्टर, नो सॉरी, नॉट ऑटो एंसिलरी बट ऑटोमोबाइल्स, ऑटो एंसिलरी, ऑटोमोबाइल्स बोथ प्लीज़ बाय कीजिए एट अ लोअर लेवल। देखिए, मैं कुछ कुछ आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली नाम दे रहा हूँ, पर ये जो नाम दे रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। हाँ, काफ़ी सारे स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, तो ये मुझे डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। देखो गाइस, मैं बार बार डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ, सेबी के रूल्स है यार। मैं ये कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, मेरे दिमाग में जो हो रहा है मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि पूरे दिन मेरा काम ही है। टीवी में भी यही बोलते रहता हूँ, यूट्यूब में भी, आज ही मेरा NDTV में था उसमें, और सीन विषय, तो मैं यही सब बोल रहा था। तो स्क्रिप्टेड नहीं है, जो दिमाग में आ रहा है बोलते हैं, उसमें कुछ बोल जाता हूँ, फिर सेबी के रूल्स होते हैं इसलिए फॉलो करते हैं। बाय द वे, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देन जस्ट है V फॉर वैल्यू, जस्ट है V फॉर वैल्यू। ओके, तो मेरे दिमाग में जो आता है बोलते हैं, इसे मेरे को थोड़ा देना पड़ता है, ठीक है। चलिए, और एक सेक्टर की बात करते हैं। और कौन सा आप नाम दीजिए, मैं देता हूँ, ठीक है। टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑफ कोर्स नो दिस विल डू वेल। टेलीकॉम तो अब देखो यार, नाम है क्या टेलीकॉम में, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल है, जियो है, अब BSNL उसको तो मैं गिनता नहीं हूँ। वोडाफोन, आइडिया मैं ना ही बोलता हूँ, सालों से मैं ना बोलता हूँ। भारती एयरटेल, ऑफ कोर्स नो, एयरटेल अ गुड स्टॉक, नो डाउट अबाउट इट। लो वैल्यूएशन थोड़ा हाई है पर इट्स ए गुड, तो उसमें सेफ बेट है। रिलायंस इज़ ऑल्सो नो ओवरऑल, जियो जब अलग होगा ना तब उसका वैल्यू अनलॉकिंग अच्छा होगा। तो ये सब होते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती है कि जो बहुत ही सेफ है। ऐसा नहीं कि वो आपको ढांसू रिटर्न दे देगी, लेकिन हाँ रिटर्न देगी,
ओके वो रिटर्न देगी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत ढांसू आपको देगी, क्योंकि वो जो ढांसू रिटर्न था वो पास में आ गया। देखिए अभी अगर हम लोग बात करें कि स्मॉल कैप, और मैं थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप पे बात करना चाहता हूँ, तो स्मॉल कैप मिड कैप भी इतना नहीं गिरा, स्मॉल कैप बहुत गिर चुके हैं, बहुत ही गिर चुके हैं अपने टॉप से। आई थिंक 20% से ज़्यादा इंडेक्स गिरा हुआ है। दैट इज़ वेयर द रियल अपॉर्चुनिटी लाइज। और स्मॉल कैप चले ही नहीं है, एसएमई भी नहीं चली है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अशोक, यू आर नॉट गेटिंग आवर वीडियोस। अशोक मेहता, आप मेरे यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए ना, CA तपन दोषी करके, वहाँ सब वीडियोस मिल जाएंगे। ओके एंड यहाँ, हाँ मैं बात कर दूँ FMCG भी, FMCG के लिए भी मैंने बात कर दी ऑलरेडी, ठीक है। तो कौन से सेक्टर पे था, देखो यार आप डाइवर्ट मत करो यार, मैं आपके मैसेज देखने जाता हूँ तो मैं यहाँ डाइवर्ट हो जाता हूँ, भूल गया है मैं कौन से टॉपिक पे, कौन से सेक्टर पे बात कर रहा था। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स एनीवन। हाँ स्मॉल कैप, सॉरी, हाँ यार स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप इज़ सेगमेंट ना जहाँ आपको नज़र में रखना है। आई थिंक ये बहुत ही गिर चुके हैं। अगर यहाँ से चीज़ें संभलती, देखो हमारी, जैसे मैंने बोला कि हमारी अर्निंग सीज़न धीरे धीरे रिकवर हो रही है, अर्निंग सीज़न अभी रिकवर हो रही है, और उसका बेनिफिट स्मॉल कैप कंपनीज़ को आएगा। लेकिन वी हैव टू बी वेरी वेरी चूज़ी, क्योंकि स्मॉल कैप एक ऐसी बला है ना, यानी देखो अगर 5,000 स्टॉक्स है ना, 5,000 में से लार्ज कैप मिला के 150 या 200 स्टॉक्स होंगे, ठीक है, 400-500 मिड कैप होंगे, लेकिन 4,000 स्टॉक स्मॉल कैप और SME होंगे। तो आपको बहुत ही केयरफुली उसमें नो बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल सही नहीं रहा तो फिर बड़ी दिक्कत है। सो इसलिए स्मॉल कैप, लेकिन मुझे लग रहा है कि नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली नो वन शुड बाय स्मॉल कैप, एंड नो आई एम प्लानिंग फॉर वन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, दिस वन स्मॉल केस ऑल्सो। तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ, एक्चुअली रेडी है, विल डू इट। हाँ, एनीवन इंटरेस्टेड इन स्मॉल एंड मिड कैप स्मॉल केस, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस, क्योंकि वो मुझे एक लग रहा है कि जो अच्छा खासा गिरा, नाउ इज़ द टाइम नो, आई थिंक थिंग्स विल बी मच मच बेटर। जो स्पेसिफिक स्मॉल कैप और मिड कैप पे ही फोकस करें, नॉट लार्ज कैप। लार्ज कैप तो कर ही रहा है अच्छा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, माइक्रो कैप में प्रॉब्लम अभी भी बहुत है। माइक्रो कैप और SME में प्रॉब्लम क्या होता है हमारे पास यार, मैनेजमेंट का पता नहीं चलता है। वी हैव डन, हमने काफ़ी माइक्रो कैप ली है, लेकिन बहुत डायलमा होता है यार, एक तो पता ही नहीं चलता अंदर क्या हो रहा है। तो वो मुझे रिस्क नहीं लेना है जहाँ मैं ही श्योर ना हूँ कि वो कमा के देगा कि नहीं देगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। स्मॉल कैप तो भी मैनेज कर लेते, स्मॉल कैप में भी बहुत रिसर्च, में और मेरी टीम जो नो उनमें भी सब चार्टर अकाउंटेंट से बहुत रिसर्च करना पड़ता है। टफ़ है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप करना, लेकिन मुझे माइक्रो कैप में समझता हूँ 1,000 करोड़ या 2,000 करोड़ के नीचे जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो मार्केट कैप, वो माइक्रो कैप होते हैं, और 2,000 से 10,000 करोड़ वो अपने स्मॉल कैप। तो आई थिंक स्मॉल कैप तो भी रिलायबल है कंपेयर टू माइक्रो कैप। ये SME हम लोग बोलते हैं भाई, इट्स नॉट ईजी। SME में एक तो आपका है ना इतने बड़े पैसे लगते हैं, प्लस लिक्विडिटी इश्यूज होते, बहुत सारे चीज़ें होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। लेकिन ये स्मॉल कैप इज़ अ प्लेस एंड मिड कैप इज़ अ प्लेस इन वेयर वन शुड गो। ओके, सो दैट इज़ द पॉइंट। और एक सेक्टर लेते हैं हम लोग, कौन सा सेक्टर लेते हैं, ज़रा मुझे एक आध नाम दे दो तो उसकी बात करते हैं अपने। FMCG, हाँ FMCG का तो आई थिंक मैंने बोला ना कि FMCG के नंबर्स तो बिजनेस अपडेट्स अच्छे आ रहे। ओनली थिंग इज़ के कॉस्ट इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो मार्जिन में इशू आएगा, तो ऑयल के वजह से थोड़ा FMCG के मार्जिन में इशू आएगा। लेकिन आपको FMCG में आज काफ़ी सारे स्टॉक FMCG में ऊपर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी चलेंगे, आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखना है, वॉल्यूम ग्रोथ, ठीक है। वॉल्यूम ग्रोथ अगर आपका डबल डिजिट होना चाहिए, 15-20% से वॉल्यूम ग्रोथ है, वैसे स्टॉक लो। तो ये जो HUL है, नेस्ले है,
ठीक है, आईटीसी है, वो 2-4-6% से ग्रोथ है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। डबल डिजिट ग्रोथ होते हैं ना, जैसे अभी अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि मैरिको देख लो आप, टाटा कंज्यूमर देख लो, इवन गोदरेज कंज्यूमर का अभी आ रहा है, तो डबल डिजिट में ग्रोथ होते हैं ना, वैसे आप देखो तो वो आपके लिए बेटर है। होटल्स एंड हॉस्पिटल्स तो नो ब्रेनर है गाइस, आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उल्टा होटल्स में क्या हुआ है कि रिवेंज टूरिज़्म चल रहा है, यानी लोग जो दुबई जाते थे, यूरोप जाते थे, वो दुबई तो अभी कोई जा नहीं रहा है। यूरोप में भी जो अभी मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, 40-50% डाउन हो चुका है, लोगों ने कैंसिल कर दी ये जियो पॉलिटिकल इशू के वजह से। तो क्या करें, लोग यहीं घूम रहे हैं, सिर्फ एक लोग वियतनाम और चाइना जा रहे हैं, बाकी जगह जा नहीं रहे, इस बाजू जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आप जा सकते हो। तो लेकिन रिवेंज उसमें क्या हो रहा है कि जो इंडिया में टूरिज़्म बढ़ रहा है और उसके वजह से होटल्स तो लिमिटेड है, तो वो अच्छा कर रही है। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। मैं यहाँ अहमदाबाद में हूँ, ये यहाँ तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के जैसे ये सभी 5 स्टार होटल हमेशा फुल होती है, हमेशा फुल होती है। तो बहुत अच्छा ऑक्यूपेंसी रेट है, तो होटल्स चलेगी। हेल्थ केयर में ये हॉस्पिटल्स भी चलेंगे, नंबर ऑफ़ बेड्स काफ़ी कम है, तो यस, हॉस्पिटल्स इज़ ऑल्सो प्लेस जहाँ कंटिन्यूस अर्निंग आएंगे। लग रहा है कि ये कंटिन्यू फॉलो करेगा। और ये मैं आई थिंक, अगर आप मुझे आपने लास्ट सेशंस भी मेरे अटेंड किए होंगे तो मैंने बोला था उसमें भी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इनको ले सकते हो, कहीं ना कहीं आपको कमा के देंगे। आई थिंक होटल्स तो भी अभी बहुत नीचे है, अपने 28 से काफ़ी नीचे है, तो कीप इन माइंड। दूसरा है कि कैपिटल मार्केट बिजनेस, कैपिटल मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा वापस आ रहा है, तो देखो आज कैसे प्लेटफॉर्म बिजनेस पे मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। जैसे ये सब हो जाता है, BSEO, NSEO, MCXO, दे विल डू वेल। ब्रोकरेज बिजनेस ओके है, वॉलेटिलिटी प्लस सेबी के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट आ रहे हैं, तो कोई ना कोई रूल के वजह से वॉल्यूम में इम्पैक्ट आ सकता है, तो वहाँ मैं थोड़ा इतना बुलिश नहीं लेती हूँ। वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, अपना म्यूचुअल फंड बिजनेसेस हो गए, रजिस्ट्रार ऑफिस हो गए जैसे कैम्स, केफिन, आपके डिपॉजिटर्स हो गए, CDSL, NSL, ओवरऑल कैपिटल मार्केट विल डू वेल, क्योंकि आगे जाके वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप देखो किस तरह से SIP आ रही है, एक्चुअली ये मार्केट फॉल में SIP ने ही बचा के रखा हुआ है। जिस तरह से SIP आई है उसने ही मार्केट को बचा के रखा ना, FI ने तो कितना सेल कर दिया है। और लेकिन इसमें ना वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, तो आप थोड़ा लंबा सोचो, 3 साल 5 साल, ये सब शेयर्स आराम से अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि मार्केट गिरता है तो ये शेयर्स गिरेंगे, मार्केट बढ़ेगा तो ये बढ़ेंगे। लेकिन कैपिटल मार्केट अभी क्या है था कि इक्विटी का बड़ा है, अभी रिलेवेंस काफ़ी बड़ा है, और अभी SIP भी आ रही है। गोल्ड बीच में था, लोग गोल्ड में कर रहे थे, लेकिन गोल्ड इतना महंगा हो गया कि लोग इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया। बट गोल्ड इज़ अ गुड हेज है, बाय द वे, वेरी गुड हेज, आपको गोल्ड लेना चाहिए। गोल्ड की यहाँ से तेज़ी रहेगी। गोल्ड देखो, जैसे ही ये वॉर ख़त्म की बात हुई, गोल्ड भागा, क्यों? क्योंकि डॉलर नीचे आया। गोल्ड हमेशा याद रखना, गोल्ड और डॉलर का रिवर्स होता है मैकेनिज़्म। अगर डॉलर भागेगा तो गोल्ड नीचे आएगा, अगर डॉलर नीचे आया तो गोल्ड भागेगा, ओके, क्योंकि उसको अल्टरनेट करेंसी तरह की तरह गिनते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर आप SIP मैनर में इन्वेस्ट कीजिए, आप उसका ETF भी ले सकते हो एंड ऑल दैट। सो वो आप देखिए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ठीक है। रेलवे स्टॉक्स में गाइस बहुत ही एग्जीक्यूशन का इशू है एंड ऑल दैट, तो मैं उतना बुलिश नहीं हूँ रेलवे स्टॉक्स में। आपको एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा किसका हो रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी नहीं आ रही है रेलवे स्टॉक में अभी भी। वो उस यानी उनका प्रॉब्लम ही है, गवर्नमेंट एंटिटी है, और लेकिन डिफेंस में जितना पुश है, डिफेंस में जितना फोकस किया जा रहा है उतना रेलवे में नहीं जा रहा है, और इसलिए रेलवे है लेकिन इतना भी ग्रेट नहीं है सेक्टर अभी
कि रातों रात भाग गया, बजट में भी कहाँ भागा, थोड़ा भागा था वापस फूस हो गया। सेमीकंडक्टर गाइस, हाँ आ रहे सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स एंड ऑल दैट, लेकिन ऐसे कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है। एक मोशिप है जो आप है सेमीकंडक्टर में, एआई रिलेटेड ये नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज अभी कर रही है, सीजी पावर भी डाल रही है, लेकिन उसमें से रेवेन्यू आना अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो मैं, ठीक है आप रखो लंबे समय के लिए सोचे रखो, लेकिन इमीडिएट कोई पुल बैक रैली नहीं आ सकती। लास्ट में एक सेक्टर लेना चाहता हूँ, फार्मा। फार्मा रखो, फार्मा विल डू वेल। फार्मा आई टेल यू, आप देखो टैरिफ में भी उसको लिया नहीं गया था, उसको बाहर रखा गया था टैरिफ से। जेनरिक बहुत अच्छा चल रहा है, सीडीएमओ बिजनेस बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, इंडियन फार्मा कंपनीज बहुत ही कैपेबल है। वो एक सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना, फार्मा सेक्टर विल डू वेल। एंड जो करेंसी डेप्रिशिएट होती है ना, उससे भी फार्मा को काफ़ी फ़ायदा होता है। सो यस, फार्मा इज़ एन सेक्टर जहाँ आपका अनदर कोर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यही जो सब सिप्ला हो, लुपिन हो, औरोबिंदो हो, आप देखो कौन से, देखो मैं डायरेक्टली आपको नाम नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं क्लाइंट्स को दिए होते हैं, लेकिन ये सब स्टॉक्स ऐसे तो बहुत सारे हैं। नो, यू हैव टू कीप इन माइंड, आई थिंक दिस विल डू वेल ओवर द टाइम, क्योंकि अभी भी स्कोप बड़ा है और इंडिया इज़ क्वाइट केपेबल ऑन दैट। ठीक है, तो ये सब सेक्टर्स है गाइज। ऐसा तो मैं और बात कर सकता हूँ, एक काम करेंगे, we'll have a do we have a continuation on Sunday session? Okay, संडे रखेंगे तो कंटिन्यूएशन में रखें, तो जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। ओके, जस्ट टाइप वाई फॉर यस। एंड बाय द वे, आपको कैसा लग रहा है ये सेशन? जस्ट टाइप, इज इट गुड, बैड, वर्स, कैसा लग रहा है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, बहुत सारे सेक्टर्स है तो मैं सब कुछ एक साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यस। और ये गाइज मैं वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब मैं लॉन्ग टर्म प्लेयर हूँ और आप मेरे सभी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म है, तो कभी भी आप बहुत ही सेफ हो इन सब वॉलेटिलिटी से। तो आप ऐसी जब अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो ग्रैब करो। कितने लोग मेरे को मैसेज करे, सर अभी करूँ अभी करूँ, और मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि आप करो। 22,500 आया था, 22,300 के पास भी, तभी भी मैंने बहुत बोला कि 90% आप इन्वेस्टमेंट करो। हाउ मैनी एग्री विथ मी? देन जस्ट टाइप बिफोर एग्री। काफ़ी लोग मुझे बार बार सुनते हैं, और मैं कब का मैं बोल रहा था कि जब रैली आएगी ना, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, रातों रात चीज़ें भागेगी, रातों रात। और मैं बार बार आपको बोल रहा था कि अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। तो भी लोग मेरे टीम मेंबर को मैसेज करे, कब करे, आज करे, कल। अरे यार, कौन यहाँ, कौन भगवान है? कौन ट्रम्प को जानेगा, कौन ईरान को जानेगा? कोई जान नहीं सकता है। और लॉन्ग टर्म में तो क्या फ़र्क पड़ता है यार? आप जब 2 साल, आप 3 साल 4 साल की देख रहे हो, then you don't have to worry of all this. Even at this level guys, it's 24,000 level, it's a good level। 26,300 का अपना टॉप था, तो गलत नहीं है, अच्छा ही है। आप जब एक समय पे 2 साल में ये 30,000 क्रॉस करेगा, ओके, 30,000 तो आपको लगेगा यार मैं 24,000 में डाल दिया था तो भी अच्छा था। तो ये सब रिलेटिव में आता है, रिलेटिव वे में आप पीछे देखो, हाइंडसाइड में दिखता है। तो प्लीज़ इन्वेस्ट, माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। SIP भी बंद मत करो, और डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट करो। बाय द वे, आई एम प्लानिंग टू हैव वन म्यूचुअल फंड स्मॉल केस ऑल्सो। हाउ मेनी इंटरेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्मॉल केस? मे बी विद इन अ वीक में लॉन्च कर दूंगा, बहुत ही मिनिमल प्राइस में। तो इफ़ यू वांट यू कैन म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट यस, डोंट स्टॉप ऑल दिस, नो। जो इन्वेस्टमेंट ये सब जो है ना, दिस इज योर कोर, इसको मिस नहीं करना है, धीरे धीरे बिल्डअप होगा। ओके, एंड चले मैं अभी आपको बता दूँ, ओके, लॉट मनी इंटरेस्ट है। ओके, चले मैं बता दूँ कि हाउ वी कैन हेल्प यू आउट ऑन आवर model portfolios. So do you want to know about our model portfolios? Yes, then just type Y for yes in the chat box. Just type Y for yes. एक मिनट। यस, विल कंटिन्यू विथ संडे। संडे करते हैं, एक साथ मैं कर नहीं सकता हूँ इसलिए, और फिर आप भी बोर हो जाते हो यार। ठीक है, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स।
तो गाइस लाइक बिफोर आई शो अबाउट सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स, आज बहुत भागा है सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है. जस्ट टू टेल यू, आई एम अ चार्टर अकाउंटेंट एंड SEBI registered research analyst and a portfolio manager, and I handle 1,000+ crores of portfolio, client 4,000+ across the world, and investor impact is 1 lakh+ across the world. Okay, and this is my SEBI register number, आप SEBI में जाके देख सकते हो. ठीक है. Again, I do come on regular on TV, ET Now Swadesh, CNBC, Z, NDT Profit, Money9. कल भी मैं 2-3 चैनल्स में आ रहा हूँ. आप मुझे ट्विटर में फॉलो करोगे तो यू विल कम टू नो. एंड दिस आर सम ऑफ द स्नैपशॉट. एंड गाइज, हमारा रिसर्च अच्छा होगा तो ये हम लोग, मैं बार बार टीवी में आता हूँगा. करेक्ट. ये सब ये एनडीटी प्रॉफिट का है. एंड नो, ऑफकोर्स आई एम अ कोर फंडामेंटल एनालिस्ट गाइड लॉन्ग टर्म पे ही, और जो मैं आता हूँ लॉन्ग टर्म पे ही मैं यहाँ हमेशा मैं बात करता हूँ. कि हाउ मेनी फॉलो मी ऑन टीवी एंड यूट्यूब, देन जस्ट आई मी इन द चैट बॉक्स. नहीं करते तो प्लीज़ कीजिएगा. यूट्यूब में CA तपन दोषी से, और टीवी में तो जब शोज़ आते तब. और मैं काफ़ी सारे पब्लिकेशंस आते रहते हैं, मीट, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस टुडे एंड ऑल दैट. ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट आवर पोर्टफोलियो, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे हज़ारों क्लाइंट है उसके. सो इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें बहुत ही कम प्राइस में, यानी 400 रुपीज़ प्लस GST, यानी कहते हैं ना कि धुरंधर की टिकट से भी सस्ते में आपको ये मिल रहा है. ओके, धुरंधर की 650 की टिकट आती है, 600 650 की. और नहीं देखी तो देख लो यार, अच्छी मूवी है. इसमें आपको एक स्टॉक लिस्ट पूरी डायरेक्ट मिल जाती है, और आपको एलोकेशन मिलता है, पीरियोडिक रिव्यू, रीबैलेंसिंग होता है, और डायरेक्ट ओनरशिप आपके डीमेट अकाउंट में होता है. यानी आपका डीमेट अकाउंट भी लिंक करना है तो आप कर सकते हो इफ़ यू वांट. ऑप्शनल है, करो तो अच्छा है. फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होता है कि ये देखो, ये जो मार्केट गिरा है, पूरी दुनिया गिरी है, लेना क्या है? कौन से स्टॉक कंसिस्टेंट बढ़ेंगे, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो. एग्री और नॉट, देन जस्ट आई बिफोर एग्री कि सब गिरा है, लेकिन अभी इसमें से लो क्या, सब 20-20% गिरे. वो इम्पोर्टेंट होता है. आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक में, दैट इज़ द मोस्ट, और वो हम आपको देते हैं विथ एलोकेशन. कि भाई आपके 100 रुपये, तो 100 में से 5 रुपये यहाँ जाएंगे, 10 रुपये यहाँ जाएंगे, 6 रुपये यहाँ जाएंगे, 8 रुपये यहाँ जाएंगे. वो पूरा एलोकेशन के आपको देते हैं, और फिर आपको करना और कुछ नहीं करना है. उसमें भी जब भी हम लोग बाद में रिव्यू करते रहेंगे, और जो भी चेंजेस हो आपको ईमेल थ्रू, व्हाट्सएप थ्रू और हमारे ऐप के थ्रू आपको अलर्ट्स आते रहेंगे. आपको बस अगर डीमेट अकाउंट लिंक कर दिया तो आपको बस अप्रूव करना है, अपने आप डीमेट अकाउंट में चेंज हो जाता है. अगर आप नहीं लिंक करते तो मैन्युअली भी आप कर सकते हो. ठीक है. सो हाउ इट वर्क्स लाइक, हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं बेस्ड ऑन द सेम रिसर्च जो मैंने आज पहले 45 मिनट्स आपको बोला. उसी बेस पे हम लोग रिसर्च होती है, हमारी डीप रिसर्च होती है, मैं और मेरी रिसर्च टीम. फिर हम आपको बेसिकली ये पोर्टफोलियो देते हैं, आप उस पर सब्सक्राइब करते हो. 400 रुपीज़ पर, 400 प्लस GST, यानी 470 रुपीज़ पर मंथ. फिर आपको, आप वो पोर्टफोलियो देख के आप डायरेक्टली अपने डीमेट अकाउंट में बाय कर सकते हो. या तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है जो स्मॉल केस में मिलता है. हमने स्मॉल केस प्लेटफॉर्म पे हमने कोलैबोरेट किया हुआ है. उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका डीमेट अकाउंट हमारे से लिंक हो सकता है. एक बार लिंक हो गया, फिर क्या होता है कि आप एक जैसे मैंने आपको 12 स्टॉक दे, तो आपको मैन्युअली जा के 12 करेंगे. यहाँ क्या होगा कि एक बार आपने डीमेट अकाउंट लिंक कर दिया ना, विथ क्लिक ऑफ बटन, जैसे कल आपको 50,000 रुपये डालने हैं और आज आपने अप्रूव करके रख दिया सिस्टम में, कल 9:15 को आपके 50,000 रुपये मैंने जो स्टॉक बोले बेस्ड ऑन द एलोकेशन अपने आप बाय हो जाएंगे. और जो 50,000 रुपये का बाय करना वो आपके डीमेट अकाउंट में ही रखने हैं. जैसे आप लोग पैसे रखते हो वैसे ही रखना है. ओनली थिंग इज़ हमारा लिंक होगा, जो आपको हमारा सॉफ्टवेयर आपके डीमेट अकाउंट को डायरेक्ट करेगा कि ये स्टॉक्स लेने हैं. हम लोग आपका डीमेट अकाउंट नहीं देख सकते. ठीक है. इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका पूरा कंट्रोल होता है, प्लस इनिशियल पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है, और उसमें भी चेंजेस होते हैं कोई,
हम लोग कुछ भी तो आपको अलर्ट आता है और आप उसको अप्रूव करते हो, तो फिर वो अपने आप चेंज हो जाता है। तो इसमें फ़ायदा यही है कि जो मैंने पास्ट में देखा, हमने 2 साल तक एडवाइज ही की, ठीक है, सालों से तो मैं ब्रोकर रहा हूँ, लेकिन एडवाइजरी में भी प्रॉब्लम ये होती थी कि हम तो रिकमेंडेशन दे देते, लोग एग्जीक्यूट नहीं करते। जैसे अभी की बात करूँ, अब मार्केट भाग गया और मैं बोलते जा रहा हूँ, बोलते जाओ कि ले लो ले लो, आपने मेरा पोर्टफोलियो भी लिया, लेकिन बोलते कल बाय कर तो परसों उसमें रह गए। वो तो किसके साथ ऐसा हुआ है? देन जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, ये रह गए, ये रैली में बाय नहीं किया। अगर ये किया होता, उसी टाइम पे बाय किया होता, तो आज आपको प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप समझ रहे हो, तो टाइमिंग का बहुत इशू होता है इसमें। यू हैव टू गो एट अ राइट टाइम, ओके, उसमें फिर आप, तो ये बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाता है। प्लस हमारा मंडे सेशन होता है, एवरी मंडे 9 बजे सेशन होता है, जहाँ आपके पास अपने पोर्टफोलियो भी होंगे ना, ऑलरेडी आपके पास 40-50 स्टॉक्स होंगे, 20 स्टॉक्स होंगे, उसमें करना क्या है आपको पता नहीं है। तो हर मंडे 9 PM को सेशन होगा, जहाँ आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी भी स्टॉक के बारे में, एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू। एंड नो, आपको मार्केट रिव्यू, जैसे अभी मार्केट रिव्यू है, वैसा Q&A, पोर्टफोलियो क्वेरी, स्टॉक क्वेरीज, म्यूचुअल फंड क्वेरीज, सब पूछ सकते हो। क्या करना है, जैसे आपके पास विप्रो है, तो सर क्या करूँ विप्रो का, बाय और सेल, तो मैं बताऊंगा। और उस टाइम पे भी होस्ट टू पैनलिस्ट होगा, जैसे आज है, जैसे अभी आपने ये, जैसे भास्कर ने ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, प्रशांत ने क्वेश्चन लिखा है, प्रवीण ने लिखा है, वो मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। तो उस टाइम पे आप बोलोगे ना, जैसे भास्कर ने पूछा सर 2 लाख के मेरे पास विप्रो है, क्या करना है, तो मैं ऐसे बोलूँगा भास्कर विप्रो बाय और सेल। तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपके दूसरे सब स्टॉक में क्या होना है। विल इट बी हेल्पफुल और नॉट, देन जस्ट एच फॉर हेल्पफुल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका करंट पोर्टफोलियो है उसमें करना क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो गाइडेंस है। जैसे आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो कि भाई मुझे तो लग रही है कि खांसी है या कफ बढ़ गया, लेकिन आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको चेक करके बोलेंगे हाँ सही में कफ है कि नहीं है। एंड दैट इज़ वॉट वीकली सेशन विल बी हेल्पफुल टू यू। और जैसे मैंने बोला, प्राइस इज़ जस्ट 500 रुपीज़ प्लस GST। अगर आप क्वार्टरली लेते हो, हाफ ईयर लेते हो, तो 450 प्लस GST, ईयरली 400 प्लस GST। ये ऑटो रिन्यूअल होता है, यानी एंड में वापस यही प्राइस से रिन्यू हो जाएगा। अब बीच में मैंने प्राइस बढ़ा दी, समझ लो 400 के जगह मैंने 1000 रुपये कर दिए, आपकी प्राइस सेम रहेगी। ओके, बिलीव मी गाइस, इससे कम में कुछ नहीं आता है। और ये भी, ये जो 400 प्लस ये यानी 470 रुपीज़ रखे हैं, वो भी हमें सिस्टम इंटीग्रेशन के कॉस्ट लगती है। ये ब्रोकर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, कॉल सेंटर्स होते हैं, टीम रखनी पड़ती है, ये सब खर्चा आता है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो प्रॉपर वे में, देखो काफ़ी लोग बोलते हैं सर मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ। मेरे हज़ारों में एजुकेशन क्लाइंट्स भी हैं, रेयरली कोई कर पाता है, क्योंकि पूरे दिन मार्केट में लगना पड़ता है नॉलेज। यहाँ आपको डायरेक्टली आपको गाइडेंस मिला है। डू यू थिंक इट विल बी हेल्पफुल? देन जस्ट टाइप H for हेल्पफुल इन द चैट बॉक्स, ओके, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग। ऑल्सो क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप खुद में क्या करते हो, ये सच बोल रहा, ये आप रिलेट कर पाओगे। आप कुछ भी, कोई भी स्टॉक, आपने सुबह सुबह जी बिजनेस देखा, अनिल सिंघवी ने बोला कोफोर्ज अच्छा है, उठा लो, उठा लिया। आप वैसे रैंडम पिकिंग करते हो, कितना डालना है पता ही नहीं है, 2000, कभी 50,000, कभी 10,000, ऐसे डालते जा रहे हो। कब निकलना है? अब अनिल सिंघवी ने बोल दिया कोफोर्ज ले लो, फिर अनिल सिंघवी आपको बोलने आएंगे कोफोर्ज में से अब निकल जाओ, कोई नहीं आने वाला है, ठीक है। तो कब निकलना है वो पता नहीं है। कभी रीबैलेंस ही नहीं किया, कभी निकाला ही नहीं है, अरे पड़े रहे, सोचा था 10 स्टॉक रहूँगा, अभी 100 हो गए। होता है ना, यस और नो, देन जस्ट आई वाई फॉर यस, ठीक है। ओवर कॉन्सेंट्रेशन, एक ही स्टॉक में डालते जा रहे हो, डालते जाओ, ये सब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर वे में नहीं करते हो। यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको एक सेल बोलते हैं ना, कि भाई ये फॉर एग्जांपल कोफोर्ज निकालो, तो सामने मैं बोलूँगा M&M ले लो, जैसे एन एग्जांपल, ओके। तो एक निकालेंगे, दूसरा लेंगे, तो उससे आपका कंट्रोल रहता है। सो व्हाट इज सिटी अर्निंग फ्रेमवर्क? जो हम लोग यहाँ, हम लोग अर्निंग ग्रोथ पे फोकस करते हैं, क्वालिटी बिजनेसेस,
रिस्क मैनेज करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं, वैल्यूएशन अवेयरनेस होती है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होती है। ठीक है, आज आज जब जंप आया ना, बिलीव मी, जो मार्केट से डबल जंप हमारे पोर्टफोलियो में आया। क्यों? क्योंकि क्वालिटी बिजनेस होते हैं एट द एंड ऑफ द डे, और तब डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सी गाइस, आपको कैन यू अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, कि ओवर द टाइम कंपाउंडिंग इज द ओनली इंजन थ्रू विच यू विल एबल टू क्रिएट अ मैसिव वेल्थ। और कंपाउंडिंग के लिए आपके पास अच्छे स्टॉक्स लंबे समय के लिए रखते हैं, और अपने समझ लो 20 स्टॉक भी रखे, उसमें से अगर 5 भी कंपाउंडिंग जबरदस्त कर दिए ना 25%, आपकी नैया पार है। सभी तो भूल जाओ, 4-5 भी चल गए ना, आपकी नैया पार है। सो दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग हियर। अब आप बोलोगे तपन कितना रिटर्न दोगे? देखो, एज पर द सेबी रूल आई कैन नॉट गिव यू अ कमिटमेंट कि मैं आपका 40% दूंगा, 30% या 25%, नहीं। पहली बात तो इतना कभी रिटर्न मिलता नहीं है, लेकिन मैं और मेरी टीम का इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि वी आर ट्राइंग कि स्टॉक सिलेक्शन में कि 20+ आपको रिटर्न मिले, 20+ एवरी ईयर। अभी कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन वो हमारा होता है। लेकिन रिटर्न में मैं नहीं देख सकता। दिस इज़ व्हाट वी आर टारगेटिंग। क्लियर? देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। ओके ओके प्रवीण कुमार, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। मुकुल कुलकर्णी, वेट अ मिनट, मैं एंड में आपका क्वेश्चन लेता हूँ, मुझे ये कंप्लीट करने दो। अगेन, पीएमएस और सिटी अर्निंग कंपाउंडिंग में फ़र्क क्या है? देखो, पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में मिनिमम 50 लाख रुपए लगते हैं। यहाँ आपके पास 50,000 होंगे तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए आपको चार्ज करेंगे। यहाँ वही सेम टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैं दे रहा हूँ 400+ जीएसटी में, तो यहाँ बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। वहाँ आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, मैनेजर ही सब कंट्रोल करता है। यहाँ आपका कंट्रोल है, आपका डीमेट पर आपको कंट्रोल है। आपको कोई शेयर बेचने, पैसे की ज़रूरत है, 10 लाख डाले, 50,000 चाहिए, कोई स्टॉक बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ रीबैलेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ हम लोग यहाँ इंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर आपको मैसेज आता है, आप उसको अप्रूव करते हो। डीमेट अकाउंट अगर लिंक किया हुआ है तो अपने आप हो जाता है। वहाँ आप इंडिविजुअल स्टॉक नहीं बेच सकते। यहाँ आपको जो बेचना है, आप बोलोगे नहीं तब आई एम डोंट एग्री विथ यू, आई वांट टू सेल ऑल योर स्टॉक्स, बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे होगा नहीं, लेकिन बोल रहा हूँ। इसमें आपका डीमेट अकाउंट आपके कंट्रोल में है। मैं आपका डीमेट अकाउंट नहीं देख सकता, ना तो मैं आपके बिहाफ पे ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, और आपको जब भी निकलना है आप कभी भी निकल सकते हो, पूरा कंट्रोल आपके पास है। इवन आप बोलते हो ना कि तपन मुझे जैसे 1 लाख रुपए डालने या 50 लाख डालने, क्या मुझे एक ही आपको देने? नहीं, मुझे कुछ नहीं देना है, मुझे तो सिर्फ फीस देनी है। यानी 400+ जीएसटी पर ईयर होता है 5,600, बस पैसे आपके अकाउंट में ही रखने हैं। ठीक है, अगेन हाँ, आप यहाँ अपने स्टॉक नए ऐड कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, कोई परमिशन चाहिए नहीं सेल करने की, और स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। अगेन, रीबैलेंस कैसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने पूरा चेक किया, हमें लगा कि यार ये स्टॉक अच्छा नहीं है, तो हम आपको इंस्ट्रक्शन भेजेंगे, आपको उसको अप्रूव करना है। अप्रूव किए बिना अपने आप डीमेट अकाउंट में चेंजेस नहीं होंगे, प्रोवाइडेड आपने डीमेट अकाउंट लिंक किया है। अगर लिंक नहीं करते हो तो फिर मैन्युअली होगा, तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अप्रूव करना ज़रूरी है। तो आप बोलोगे तपन मैंने अप्रूव करना भूल गया, तो 2 दिन 3 दिन बाद वापस रिमाइंडर आएंगे, व्हाट्सएप में आएंगे, कहीं और आएंगे, सब जगह रिमाइंडर आएंगे, आपको उसके बेस पे करना है। ठीक है, और आप ऐप में जाओगे, वेबसाइट में भी आपको दिखेगा। या एंजल वी कैन लिंक। अगेन, आप लमसम कर सकते हो, 50,000 डाल लें, 1 लाख डाल लें, 20,000 डाल लें। नहीं सॉरी, अगर डीमेट अकाउंट लिंक होता है तो मिनिमम 44,000 आपको डालने पड़ेंगे अगर सिस्टम ऑपरेट करना चाहते हो। आप बोलोगे तपन मेरे पास 44,000 नहीं है, मेरे पास 20,000 है, तो फिर आपको जाके मैन्युअली बाय करना है। पोर्टफोलियो तो आपको दिखेगा, आप जैसे पेमेंट करोगे ना आपको पोर्टफोलियो दिख जाएगा। 2 ऑप्शन है, या तो डीमेट अकाउंट लिंक करो अपना, या तो ना करो। ना करते हो तो पोर्टफोलियो देख के आप खुद बाय कर सकते हो। लिंक करते हो तो मिनिमम 44,000 चाहिए। एसआईपी भी कर सकते हो, उसमें आप डेट
भी रख सकते हो कि हर 5 तारीख को कटना चाहिए, लेकिन उसमें भी हर महीने एसआईपी करते हो तो मिनिमम 44,000 रुपीज़ होने चाहिए आपके अकाउंट में, यानी डीमेट अकाउंट में, तो ही वो होगा। आप बोलेगे नहीं होंगे तो कैंसिल हो जाएगा, उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आप कभी भी, आपने बोला कि भाई मुझे 3 लाख डालने हैं और आपने 6 महीने की एसआईपी 50,000 की कर दी, लेकिन आपने एक ही महीने में 3 लाख लमसम में डाल दिए, तो आप एसआईपी जाके कैंसिल कर सकते हो और टॉपअप भी कर सकते हो। तो गॉट इट। तो ये है, फीस हमारी सेम रहेगी। फीस आपका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो या 1 लाख का पोर्टफोलियो है, फीस 5,600 रुपये ही रहेगी साल की, जो मैंने आपको बोल रहा हूँ। ओके, क्लियर। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। अतुल यादव जस्ट वेट, ऐप नोटिफिकेशन मिलेगा, ईमेल अलर्ट मिलेगा, रीबैलेंस मिलेगा, सब कुछ आपको कंटिन्यूसली। और ये है हमारे चार्जेस। गाइज मैं यहाँ फोर्स कर रहा हूँ आपको, आप आँख बंद करके ले लो। 470 रुपये में कुछ नहीं जाता है महीने के। आप यहाँ करोड़ों कमाने के आए हो, और करोड़ों अगर कमाना है तो स्ट्रक्चर वे में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे हैफाजर्डली इन्वेस्ट करोगे नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ। हाँ, तुक्का लग गया तो नसीब है आपका। कभी कभी आपका तुक्का लग भी जाता है कि आपके हाथ में बजाज फाइनेंस आ गया, लेकिन क्या आप 20 साल तक उसको होल्ड कर पाओगे वो आपको पता नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई, अगर मुझे बिलीव करते हो, पिछले 1 घंटे से आप मेरे साथ हो, जस्ट टेक इट। मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ। ओके, चलिए। अब मुझे याद करोगे 2-3 साल बाद, आपका जो वैल्यू क्रिएशन होगा आप मुझे याद करोगे, तपन तूने ज़बरदस्ती दिलाया था, लेकिन नो, थैंक यू फॉर दैट। ये वेबसाइट ओपन कर लेना, ये हमारा अर्निंग कंपाउंडर है, आप देख रहे हो यहाँ। और यहाँ है ना, अगर आपको अप्लाई करना है तो ये सब्सक्राइब बटन यहाँ दबाना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि ये डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली स्टॉक्स आ जाएंगे। स्मॉल केस होता है बास्केट ऑफ, कहते हैं ना कि स्टॉक्स होते हैं एक ही पोर्टफोलियो में। तो यहाँ आप क्लिक कीजिए, क्लिक किएगा तो ये आपको आ रहा है यहाँ, जस्ट मिनट, यस, यहाँ आपको आ रहा है कि भाई अपना ईमेल आईडी डालिए। तो फिर जैसे मैंने मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ आप आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ प्लान्स है, ठीक है, कि कौन से प्लान चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए, ये इस तरह से प्लान है जो काफ़ी नॉमिनल है, ठीक है। और अगर आप यहाँ कंटिन्यू करोगे, आप कंटिन्यू करते हो, ठीक है, फिर आपका पान कार्ड, फ़ोन नंबर मांगेगा। तो जैसे मैं अपना डालता हूँ कि ये क्या किसके लिए है? ये है बेसिकली हमारे, कहते हैं ना कि हर एक बंदे को जो भी हमें ज्वाइन करता है उसको केवाईसी करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये इस एज पर सेबी रूल्स, तो ये केवाईसी कर रहा है। कुछ नहीं है, पान कार्ड का नंबर मांगेंगे और कुछ नहीं है। तो ये देखो, मैंने पान कार्ड और फोन नंबर डाला, वेरीफाई फोन नंबर, ठीक है। ये ओटीपी आ रहा है, ठीक है। मेरे को ये वेरीफाई करना पड़ेगा, 3958, ठीक है, कंफर्म ओटीपी। ओके, ये ओटीपी कंफर्म कर रहा है, ठीक है। देखो ये अपने आप डिटेल्स ले ली मेरी पूरी। स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए आप, गुजरात। ये करना कंपलसरी बिफोर यू एनरोल। देखिए ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है जो होते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है कि ये टू कंफर्म, ये आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हो उसके लिए तो ओटीपी आपको आपके नंबर पे आएगा। तो देखिए आ रहा है, ठीक है। ओके, आप इसको रीड भी कर सकते हो, करना है तो ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है, पूरा पेज आपको अगर रीड करना है हमारे साथ जो है वो होगा, ठीक है। और फिर ये कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके, और सिमिलर न्यू कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप कुछ भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि आपको क्यूआर कोड से करना है तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। ये स्कैन हो गया और ये पेमेंट भी हो गया। देखिए ये आप देखिए तो नोटिफिकेशन के भाई, हाँ भाई हो गया आपका, ठीक है। अब ये हो गया। अभी इन्वेस्ट नाउ करके आपको जाना है लीव। देखिए आपका
ये कीजिए, तो अब इन्वेस्ट नाउ कीजिए। अब आपको है ना अपने कहते हैं ब्रोकिंग अकाउंट से आपको सिंक करना है। तो ब्रोकिंग अकाउंट से अब मेरा क्या है कि कोटक सिक्योरिटी से, वैसे आपको अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका ब्रोकिंग फर्म है, ब्रोकिंग, तो उसको कंटिन्यू कीजिए। वो आप अपना ब्रोकिंग का अकाउंट जो भी है, कोटक में है, आईसीआईसीआई है, ज़रोदा जहाँ भी है, उससे आप कीजिएगा। अभी आप देखिए ये अभी कोटक नियो में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं जैसे एंटर आईडी पासवर्ड मैं अपना डीमेट अकाउंट का डालूंगा, वो लिंक हो जाएगा। वापिस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको ब्रोकिंग अकाउंट को लिंक करना जरूरी है अगर आप ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में डेबिट चाहते हो और अपने आप डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाए तो। ठीक है, नहीं तो आप वहां जाके शेयर्स तो देख ही सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, पासवर्ड डालता हूँ। तो देखिए ये मैं लॉग इन हो गया हमारे मेरे कोटक के अकाउंट में। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, आप लॉग इन टू कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ आता है कि आपको किस तरह से करना है, वन टाइम करना है या आपको एसआईपी करनी है। तो आपको वन टाइम प्लस एसआईपी करनी है तो ये भी सिलेक्ट करते हो। अगर वन टाइम करना है तो वन टाइम कीजिए। अगर जैसे यहाँ मैं वन टाइम करता हूँ तो भाई ये शेयर्स है, इसको लगेगा कंफर्म डिटेल्स। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट यहाँ आ जाएगी। ओके, और फिर आपको यहाँ कंफर्म डिटेल्स करनी है। जैसे ही आप कंफर्म डिटेल्स करते हो, ठीक है, तो कोई इतना बैलेंस आपको यहाँ ऐड करना है वो बताएगा। अगर आपके पास है तो ऑलरेडी वो डेबिट हो जाएगा। ऐड ये करेंगे अपने। अब मेरा क्या होगा कि यहाँ ऑलरेडी कोटक अकाउंट से लिंक है तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इस तरह से बेसिकली आप अपना कोटक का अकाउंट यानी आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है वो भी आप लिंक कर सकते हो। सो दिस वे, इन अ वे, आप अपने कोटक अकाउंट हो या ब्रोकिंग अकाउंट जो भी है वो लिंक कर दीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर आप एसआईपी करते हो तो हर महीने ये डिडक्ट होगा। और अगर आप वन टाइम करते हो तो वन टाइम में भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स मिनिमम यहाँ जो अमाउंट है, यहाँ जैसे 44,000 है उतनी अमाउंट होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ द स्मॉल केस विल वर्क। पहले आपको पेमेंट करके स्मॉल केस बाय करना है, या तो आप स्मॉल केस में लॉग इन करके भी आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले पहले बाय कर दीजिए, फिर उसको अपने अकाउंट से लिंक कर दीजिए, डीमेट अकाउंट से। फिर उस तरह से आपका नो डेबिट होते जाएगा। तो बहुत प्रोसेस सिंपल है। मैं हमारी टीम के मेंबर्स की डिटेल्स भी दे दूंगा, फ़ोन नंबर, अगर कोई दिक्कत हो तो आप उनको कॉल भी कर सकते। तो उम्मीद है आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। एंड दिस इज़ हाउ यू शुड डू योर स्मॉल केस इन्वेस्टिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस।